आमिर मतीन साहब, अभी जब राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी तो कामरान टेरसोरी के हवाले से तो मैं बात करूंगी, मगर राना साहब तो कह रहे थे सब अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, इदारों के दरमियान इत्तेहादी सब एक जगह पर हैं। क्या पिक्चर वाकई आपको भी ऐसी नज़र आ रही है? राना साहब को आप दाद तो दें ना, उनके पास हर सवाल का जवाब भी होता है और उनको बात करना भी आती है और उनकी उस पर जाएंगे तो ऐसे ही लगेगा। पर बाकी पाकिस्तान को इस तरह नज़र नहीं आ रहा। ये मैं जो मिसाल दे रहा था कि ये पानीपत की बजाय ये दिल्ली दरबार जो है इस्लामाबाद के, वो पंजाब से आए हैं, फैसलाबाद से आए हैं, हम यहाँ ज़्यादा रहते हैं। वो ये 400 मौलवी हजरात आ जाते थे तो पूरा शहर बंद हो जाता था। तो अब जो है कुछ हज़ारों में अगर लाखों में बंदे आ गए और जो कि चारों तरफ से आएंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा और इदारों की लड़ाई बहरहाल चल रही है। यहाँ पे पार्लियामेंट में तो चल ही रहा है, उसके अलावा पीटीएम के अंदर चल रहा है, बाकी तो छोड़े गवर्नमेंट के अंदर बेताशा चल रहा है, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एजेके में फॉर एग्ज़ाम्पल इन सब का तय हुआ था कि ये हमारा अपॉइंटमेंट होगी, जिधर जिसकी मेजॉरिटी है उनको वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी लगाने की इजाज़त थी। तो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की बहुत नाला है कि जनाब हमारे लोग ज़्यादा थे मगर हमारी मर्ज़ी का वहाँ आपने ना आईजी लगाया ना चीफ सेक्रेटरी लगाया। उस तरह ही वहाँ पे एजेके में एक फड्डा चल रहा है कि नून लीग ने वहाँ पे मरकज़ से 19वें ग्रेड के अफसर को जो है ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट लगा के भेज दिया है और वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे 22वें ग्रेड के फिर रहे हैं तो आपने मरकज़ से वो भेज दिया है। तो वो लड़ाइयाँ बिल्कुल वो इसी तरह ही एमक्यूएम के फड्डे चल रहे हैं। यमीन हक की जो बेइज्जती की थी शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली ये डैशबोर्ड ना बनाने पे, वो भी नाराज़ हैं। बाप पार्टी वाले खालिद मक्सी को कोई वजारत नहीं मिली है, उनके भी मसले हैं। और सबसे ज़्यादा तो विदिन नून लीग मसले चल रहे हैं ना। अब ये चीफ ऑफ आर्मी साहब का जो है ज़ाहिर अपॉइंटमेंट है, सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, मगर उस पर बड़ी खुल्लम खुला लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ये बनेगा वो बनेगा। यहाँ तक तो छोटे गवर्नमेंट के अपने उससे ये तासुर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब किसी और को लाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब किसी और को लाना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, ज़िम्मेदार आदमी होने चाहिए उनको, और वो कहते फिर रहे हैं कि जी हो सकता है हम 5 को सुपरसीड करके लाएं। तो एक फ्री फॉर ऑल तो चल रहा है सारा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो खिंचाव है सियासी तौर पे ये उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब ये एक अहम तैनाती हो जाएगी, या बाद में भी ये सिलसिला जारी रहेगा? आई जस्ट होप आपकी, और वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, के उम्मीद ही कर सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है कम से कम पिक्चर क्लियर ज़रूर हो जाएगी। अभी जो है एक अनसर्टेनिटी है, अभी हर तरफ अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से गैर इस्तेहकामी की वजह से आपकी सियासत पे भी असर पड़ रहा है, आपकी इकॉनमी में भी असर पड़ रहा है। तो वो उसकी वजह से आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हम आखिरी सेगमेंट में वो सेगमेंट करेंगे कि उनका ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। वो लोग फाइलों पे बैठे हुए हैं, लोग बेताशा कोई लोग इनकार कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जिस तरह कह दिया कि जनाब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, बेताशा लोग सोच रहे हैं कि ये पता नहीं आगे क्या हालात होंगे। तो वो काफ़ी पोस्टिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं कि वो लाइमलाइट में ना आए, क्योंकि जिस तरह सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है तो ब्यूरोक्रेसी भी पोलराइज्ड हो गई है, तो वो बचना चाहते हैं। तो वो उसका एक मसला चल रहा है। मैं आपको क्विकली ज़रा टेरसोरी साहब का बता दूं कि कामरान टेरसोरी साहब की ज़ाहिर है इस दौरान में जो पॉइंट गवर्नर हो गई है, अब तो उन्होंने हल भी ले लिया है। तो पहले ही माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी केसेस हैं, उनके साहबजादे जो चीफ मिनिस्टर थे उन पे भी केसेस हैं, आधी कैबिनेट पे केसेस हैं। तो कहने को आप कह सकते हैं कि उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर कामरान टेरसोरी साहब के जो केसेस हैं ना वो ज़रा ज़्यादा संगीन नौयत के हैं, वो बहुत ही संगीन नौयत के हैं। वो एक नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल ये है कि उन पे मुकदमात में जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस मुकाबले का केस उन पे हुआ हुआ है, उसके बाद जनाब पुलिस पर फायरिंग और हमले का, ज़मीनों पर कब्ज़े के, करप्शन के, उसके बाद फिर उनके ऊपर था कि एक गोल्ड सिटी प्रोजेक्ट बना रहे थे, इसमें अरबान रहीम साहब ने उनको 80 एकड़ ज़मीन दी थी और वो बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है मकली का, उसके अंदर दे दी थी। एक वो इशू था। सबसे ज़्यादा संगीन उन पर यह एतराज़ था कि अली रज़ा आबदी साहब को कत्ल कर दिया गया था। एमक्यूएम के बड़े ही होनहार और ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकुलेट एमएनए थे।
तो उनके ख़ानदान का मुझे इत्तेफाक हुआ उनके वालिद साहब से एक दफ़ा कराची में मिलने का। उन्होंने कहा जी हमें शक है कि उसके अंदर कामरान साहब भी जो है ना मुलव्विस थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी देने की कोशिश की मगर वो एक्सेप्ट नहीं हुई। अब ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। उसके बाद फिर जो है उनका इस तरीके से गवर्नर बन जाना, ये तो अखलाकी पहलू है, मगर उसके अंदर एक सियासी पहलू भी बड़ा मज़ेदार है कि लोग ये हैरान हैं कि जी ये कहाँ से आए, क्यों लगाए गए, ऐसी मजबूरी क्या थी। और फिर वो पार्स दैट वी के ऊपर जो है लोग कह रहे हैं जी उनका लगाया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है जी ये महाज बनाया जा रहा है एक जॉइंट फ्रंट सारी पार्टीज़ का इकट्ठा करके कि पीटीआई को कराची में हराया जा सके। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं एग्री करता कि कामरान सोरी साहब जो हैं ये एमक्यूएम को मुत्तहद कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी इनकी वजह से ये जो दो ग्रुप्स बने थे मेजर एमक्यूएम में इनकी वजह से बने थे। अभी भी फारूक सत्तार साहब जो इनकी वजह से पार्टी अलहदा हो गए थे जब उन्होंने इनके लिए सेनेट के लिए किया और बाकियों के नहीं, तो इनकी लड़ाई की वजह से वो सेनेट से भी 3 सीटें हारी एमक्यूएम और फिर बुरे तरीके से नेशनल असम्बली के अंदर भी 25 सीटों से वो 4 सीटों पे आ गए। तो अभी भी मुनकसिम है, अभी भी वो पार्टी ये इकट्ठे नहीं कर सकते हैं मेरा एमक्यूएम को। तो मुझे वजूहात नहीं समझ आ रही सिवाय इसके कि जो लोग कह रहे हैं कि कई लोगों के बस कुछ लोगों के मफादात वो कवर करते हैं, बस यही नज़र आता है। सही है। लेकिन आमिर मतीन साहब मैं भी एक ऐड ऑन कर दूं, आपने जो 2 धड़ों की बात की है, पार्टी इख्तलाफात की, एमक्यूएम की बात की, फारूक सत्तार साहब इन्हीं की वजह से तो गए थे कि इनको सेनेटर बनाया जाए, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर लोग इसके मुखालिफ थे। तो आज जो लोग मुखालिफ थे वो इनके हिमायती हो गए हैं। फारूक सत्तार साहब इन्होंने किनारा कशी कर ली है। ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। यही एग्जैक्टली मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक रिवर्सल हो गया और समझ नहीं आ रही। और इन दोनों पार्टीज़ ने कामरान साहब ने जो बाकी तमाम एमक्यूएम के अफराद के लिए जो माजी में हम वो अगली दफ़ा वो क्लिप्स बचा के रखेंगे जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, उन्हीं तमाम लोगों ने बड़े आराम से सर झुका के जो है इनको एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं ना कि ये क्यों किया, किसके कहने पे किया और ये किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी चूंकि एमक्यूएम की बात चल रही है आमिर मतीन साहब, एमक्यूएम किसके साथ अब जाएगी? क्योंकि एमक्यूएम को आपको याद होगा, अभी वक्त भी हमारे पास कम था, राना सनाउल्लाह साहब तनहा मनाने गए थे एमक्यूएम को कि हुकूमत के साथ रहिए, जो भी इख्तलाफात हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। मगर अब एमक्यूएम किसके साथ जाएगी? खान साहब के साथ वापस जाने का कोई रास्ता, कोई ऑप्शन इनके पास ओपन है, या फिर इनके साथ ही मामलात आगे बढ़ाएंगे ये लोग? एमक्यूएम पिछले 20-30 साल से हुकूमती पार्टी के साथ जाती है, तो जिसकी भी हुकूमत होगी वो उसके साथ जाएगी। मगर फ़िलहाल ये है कि उनकी ब्लैकमेलिंग तमाम एलाइज़ की ख़त्म हो गई है। जो इमरान खान को वो जो ब्लैकमेल करते थे और फाइनली उनकी वजह से गवर्नमेंट गिरी पीटीआई की, वो अभी चूँकि पीटीआई ने रिज़ाइन कर दिया है तो एलाइज़ के कुछ भी कहने से या करने से वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कोई न्यूमेरिकली कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि आपको वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर करना हो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो उसके लिए 1/4 मेंबर चाहिए जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है। और फ़र्ज़ करें ये एक बड़ी आम लोग थेरी दे देते हैं। मैं हैरान हुआ कि चौधरी फवाद साहब ने भी ये थेरी दे दी थी कि जी सदर साहब कह सकते हैं उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल उनको शायद 172 की अक्सरियत नहीं मिलेगी। मगर उसके बाद फिर प्रोसेस ये होता है कि आइन के मुताबिक सेकंड काउंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग हाउस है, चाहे वो जितना मर्जी हो, उसकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ये इसीलिए ये जो सबसे ज़्यादा नज़र 2-3 चीज़ों पे रखने की इस वक्त सियासत में ज़रूरत है। एक ये कि ये चाहे जितनी मर्जी तनकीद हो, पीटीआई की ऑप्शंस खुल जाती हैं अगर ये वापस असम्बली में जाएं। हाँ ऑफ कोर्स उनको सुनना पड़ेगा ख्वाजा आसिफ से कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये बातें सुननी पड़ेंगी, मगर उससे इनकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। और आया ये जा पाएंगे और क्या उस वक्त स्पीकर साहब अगर इनको उस वक्त इनके इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या अदालत इसके मतलब जो कमेंट्स कर रही है कि आप वहाँ पे जाएं, वो उसका इख्तियार है या नहीं, फ़ैसले के अंदर क्या करते हैं। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े फ़ैसले, राना साहब ने उसको बिल्कुल जो है ना ब्रश ऑफ कर दिया। पर मैं समझता हूँ आइनी तरामीम जो के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है
उस पे सियासत बहुत डिपेंड करती है। अगर वो तरामीम उड़ जाती हैं या आधी भी उड़ जाती हैं तो उनका जो 90% लोग वहाँ से बच गए हैं तो वो समेत शरीफ ख़ानदान के सारे ही लोगों का वो टेलर मेड तरामीम बनाई गई हैं। इसीलिए वो उनके हट जाने से मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब आएंगे, क्योंकि उसकी वजह से अगर वो नहीं है तो केस अगर रहता है तो वो एक मफरूर है, उनको जो है वो बड़ा हाई कोर्ट का केस है, वो कोई इंसाफ अदालत भी नहीं है, तो इसलिए वो हफ्ते महीने साल लग सकते हैं।